गुड इवनिंग एवरीवन। बोला वो खड़ा। ठीक है। देखो, नेक्स्ट 45 मिनट्स मैक्सिमम चैप्टर खत्म। ठीक है, इसमें आधी से ज्यादा चीजें मैंने ऑलरेडी इंटरप्रिटेशन में पढ़ा दी। ठीक है, तो जैसे जैसे करते जाएंगे, जो जो चीजें मैं मार्क कर रहा हूँ और पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ो। एज आई सेड, यहाँ से लास्ट 2-3 अटेम्प्ट से द पेपर पैटर्न हैज बीन 4। वो जो उधर बोला था ना, वो एक्चुअली इधर था, 4 to 2 8 प्लस दो दो मार्क के 2 MCQ। वहां पे 8 to 10 मार्क्स मैंने बोला था, यहाँ पे तो 12 मार्क्स पूछ ही रहा है। ठीक है, तो जनरल क्लॉजेज में से आपको आएगा, ये काफी बार लोग पूछ रहे हैं और इसका वेटेज भी बढ़ गया है। ठीक है इजी। नाउ अंडरस्टैंड, नीड पे आपको इतना फोकस करने का जरूरत नहीं है। आई विल एक्सप्लेन व्हाट द नीड इज। द जनरल क्लॉजेज एक्ट वाज पास्ड इन 1897। आर यू अंडरस्टैंडिंग द 18? इट इज वाज पास्ड इन 1897। अब क्या था बेटा, अलग अलग एक्ट में अलग अलग चीजें मेंशन होती थी। कितनी बार कोई एक्ट में कोई डेफिनेशन नहीं होता था, तो उसके लिए हम क्या रेफर करते थे? जनरल क्लॉसेज एक्ट। तो लोग ने एक एक्ट बनाया। अब मार्क जो कर रहा है वो इंपॉर्टेंट है। इट इज एप्लीकेबल ओनली टू ऑल सेंट्रल एक्ट। सेंट्रल एक्ट मतलब क्या हो गया बेटा? द वन दैट इज पास्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ये ध्यान रखना कि जो आपका जनरल क्लॉजेज एक्ट है वो अप्लाई होता है सेंट्रल एक्ट्स के अंदर। ठीक है, ऑल राइट। अब ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट इज टू डू 3 or 4 थिंग्स। द फर्स्ट वन इज शॉर्टन द लैंग्वेज। क्या है? शॉर्टन द लैंग्वेज। हर चीज में बार बार डिफाइन करना, तो लोग ने क्या किया, एक ही जगह पे डिफाइन कर लिया और उसको इधर उसका ऑब्जेक्टिव डाल दिया। ठीक है, नेक्स्ट इज हर वर्ड का हर जगह सेम मीनिंग होना चाहिए, तो यूनिफॉर्मिटी इज द सेकेंड वन। ऑलराइट, तो जो कॉमन टर्म्स थे ना हर जगह पे, उन लोग ने कंबाइन किया और जनरल क्लॉजेज एक्ट में डाल दिया। ठीक है, दैट वाज द फर्स्ट वन टू डू शॉर्टन। ठीक है, यूनिफॉर्मिटी मतलब एक ही वर्ड का हर जगह सेम मीनिंग होना चाहिए। सबसे पहले कॉमन वर्ड्स को एक जगह डाल दिया। दूसरा, हर वर्ड का मीनिंग क्या होना चाहिए? सेम, मतलब देयर हैज टू बी यूनिफॉर्मिटी। ठीक है, तीसरा क्या हो गया? रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन भी आ गए इधर। कन्वीनियंट रूल्स फॉर इंटरप्रिटेशन एंड कंस्ट्रक्शन। एंड तीसरा, ऑल राइट, तीसरा, टू अवॉइड और गार्ड अगेंस्ट स्लिप्स एंड ओवरसाइट्स। ठीक है, अब जैसे वेरी एग्जाम्पल, इफ द वर्ड एक्ट सेज मैन, तो आर मैन इंक्लूडेड? एन ऑफेंस कमिटेड बाय अ मैन, तो इज मैन इंक्लूडेड? ओवरसाइट, तब आप ये नहीं बोल सकते हो मैन मतलब सिंगुलर से ही होना चाहिए, प्लूरल से नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? जब ओवरसाइट गलतियां होती है, कितनी बार द एक्सप्रेशन ही इज यूज्ड, तो ही इंक्लूड शी। यस, समझ में आ रहा है? तब आप ये नहीं बोल सकते नहीं नहीं ये तो आदमी के लिए है। जब तक क्लियरली नहीं डिफाइन किया हुआ है, तो ही इंक्लूड्स शी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ऑल राइट, ये हो जाता है आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब आ जाओ एप्लीकेबिलिटी पे। ध्यान से सुनो, एप्लीकेबिलिटी बहुत ध्यान से सुनो। ठीक है, एकदम फटाफट हो जाएगा। ये है अपना 1947, ये है अपना 1950, ये प्री 1947, ये ऐसा पोस्ट, और ये बीच में एक थोड़ा सा पीरियड है। ठीक है, अब बोलो, प्री कॉन्स्टिट्यूशन, ध्यान से सुनो, प्री कॉन्स्टिट्यूशन क्या था? सॉरी, प्री इंडिपेंडेंस। प्री इंडिपेंडेंस वी हैड गवर्नर जनरल, ये लिखना इधर ही है, इन काउंसिल, मतलब ब्रिटिश के जमाने पे। ऑल राइट,
गवर्नर जनरल इन नहीं, गवर्नर जनरल एंड काउंसिल। गवर्नर जनरल इन काउंसिल, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, 1947 से पहले जो ब्रिटिश, मतलब जो अपना 1872 वाला लॉ है, वो किसने बनाया है? ब्रिटिश। ब्रिटिश मतलब ब्रिटिश ने भी बॉडी सेट की थी बेटा, सिस्टम था हमारा, तो उसको हम क्या बोलते थे? गवर्नर जनरल इन काउंसिल, ठीक है। अब ये पीरियड है 1947 से 1950, ब्रिटिशर्स तो नहीं थे, बट हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन मतलब पार्लियामेंट भी नहीं था। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो यहां पे जिसने लॉ बनाया ना, उसको बोलते हैं डोमिनियन लेजिस्लेचर। क्या बोलते हैं? डोमिनियन लेजिस्लेचर। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट क्या साल है? 1949। तो ये हमारे इंडिपेंडेंस के बाद, बट कॉन्स्टिट्यूशन से पहले पास हो गया, तो इसको बोलते हैं डोमिनियन लेजिस्लेचर। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब ये वाला 1950 के बाद ये कौन सा है? पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब किसने बनाया? पार्लियामेंट में। तो ये सारे जो लॉज बने थे ना, जो हमको जरूरत थी, उसको पार्लियामेंट ने क्या कर दिया? अडॉप्ट कर लिया। समझ में आ रहा है? बनाया और अडॉप्ट कर लिया। तो ये तीनों चीज पे क्या लगता है? द जनरल क्लॉजेस एक्ट। लॉज पास्ड बाय द, सो टेक्निकली वो क्या बोल रहा है? एप्लीकेबिलिटी किस किस के ऊपर है? लॉज पास्ड बाय द गवर्नर जनरल एंड काउंसिल, द लॉज पास्ड बाय द डोमिनियन लेजिस्लेचर एंड द लॉज पास्ड बाय द पार्लियामेंट। इसके ऊपर क्या लगेगा? जनरल क्लॉजेस एक्ट। इस पे ऐसा नहीं है इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया, ऐसा टेरिटोरियल चीज कोई भी मेंशन नहीं की है। इसकी एप्लीकेबिलिटी तीनों लॉज, तीन बॉडीज के लॉज के ऊपर पास होती है। समझ में आ रहा है? क्लियर है बेटा? ठीक है। अब आ जाओ, देखो, सुनो सुनो सुनो, ये तो तुमको मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया, प्रियम्बल। वही बोलो ना, ज्यादा चीजें हो चुकी है, प्रियम्बल पढ़ा दिया, प्रियम्बल इज डन, एक्ट इज डन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? डेफिनेशन इज डन। अब डेफिनेशन में क्या है? अगर एक्ट में नहीं डिफाइंड है तो हम क्या रेफर करेंगे? जनरल क्लॉजेज एक्ट। इसमें क्या डेफिनेशन दिया हुआ है? इज दैट क्लियर? डेफिनेशन हो गया, ये डिस्कशन भी हो गया, मीन्स एंड और इंक्लूड्स ये भी हो गया हमारा, ठीक है। शाल एंड मे भी हो गया। अब इधर आ जाओ, ये इंपॉर्टेंट है इधर, एक्ट। अब ये कौन सा एक्ट है? ये अपना इनकम टैक्स एक्ट वाला एक्ट नहीं, ये एक्शन वाला एक्ट है। समझ में आ रहा है? अब ये जो है ना, ये एक्ट का मतलब बोलता है ना, एनी एक्ट और ओमिशन, याद आ रहा है? व्हाट इज एक्ट एंड ओमिशन? एक्ट एंड ओमिशन पढ़ाया था मैंने तुमको, याद आ रहा है? करना था, नहीं किया, याद आ रहा है कि नहीं? एक्ट एंड ओमिशन, ओमिशन मतलब करना था, नहीं किया, दैट इज ओमिशन। मतलब आपके ऊपर जिम्मेदारी थी पर आपने नहीं की, तो उसको क्या बोलेंगे? ओमिशन। समझ में आ रहा है? तो अभी एक्ट आ जाओ, ध्यान से सुनो। एक्ट इन रेफरेंस टू एन ऑफेंस और सिविल रॉन्ग विल इंक्लूड अ सीरीज ऑफ एक्ट्स। समझ में आ रहा है? एक्ट विल ऑल्सो इंक्लूड सीरीज ऑफ एक्ट। मतलब क्या है? यू आर लायबल, ध्यान से सुनो, इसका मीनिंग है, आजू बाजू लिख देना, अ पर्सन इज लायबल फॉर हिज एक्शंस, all right, and a person is liable for his inaction also. A person is liable for his action
A person is liable for his action and a person is liable for his inaction. तो सबसे पहला एक्ट इंक्लूड्स सीरीज ऑफ एक्ट्स. ऑलराइट, एक्ट इंक्लूड सीरीज ऑफ एक्ट. देखो नीचे एग्जांपल सही है वाला, एकदम मस्त एग्जांपल है. देखो ए ने दो चीज करी, मार डाला नहीं, मारा, और खाना नहीं दिया, तो देर इज मर्डर. एक्ट इंक्लूड सीरीज ऑफ एक्ट. ये नहीं बोल सकता अरे खाना नहीं दिया इसके लिए मर गया, मैंने नहीं मारा. समझ में आ रहा है? तो एक्ट इंक्लूड सीरीज ऑफ एक्ट, कि भाई एक कॉज हुआ है तो उसके रिगार्डिंग जितने भी चीजें उसके लिए हम आपको लपेट लेंगे. समझ में आ रहा है बेटा? So it's not a singular act. An act will include series of act. मारा भी, खाना भी नहीं दिया, सब कुछ will contribute towards what? Murder. अब ये जो failing to provide या neglecting to provide food क्या है? ये basically क्या है? Failure to act. समझ में आया? Failing to act. अब तुमको याद है कॉन्ट्रैक्ट में मैंने बोला था बेलर टू डिस्क्लोज डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स. बराबर है. कुछ खतरनाक गुड्स लेके जा रहा है तो बेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बोलने के लिए भाई ये फटाका वटाका लेके जा रहा है, बॉम्ब वॉम्ब लेके जा रहा है, बॉम्ब नहीं, गन पाउडर फ्लेमेबल आइटम लेके जा रहा है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये भी क्या माना जाएगा? एक्ट. अगर उसने नहीं बताया, उसने नहीं बताया तो क्या होगा? फेलियर टू एक्ट होगा, वो भी एक्ट में माना जाएगा. समझ में आया? इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? ठीक है. नाउ एफिडेविट, देखो जो मार्क कर रहा हूं वो पढ़ना है. एफिडेविट. अब एफिडेविट और नीचे का है वो, ठीक है. अब एफिडेविट यहां लिखो ओथ एंड स्वेर. देखो सबसे पहले एफिडेविट इंक्लूड्स मतलब एवरीबॉडी, एफिडेविट इंक्लूड्स मतलब क्या है? इंक्लूसिव डेफिनेशन. इंक्लूड्स दो चीजें, अफर्मेशन और डिक्लेरेशन बाय दोज अलाउड टू अफर्म और डिक्लेयर इंस्टेड ऑफ स्वेरिंग. तो व्हाट डू यू मीन बाय स्वेरिंग? कसम, ऐसा आई शपथ, गॉड प्रॉमिस, क्या तेरे प्यार की कसम, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ है नहीं बेटा. ये स्वेरिंग क्या होती है? ये लीगल ऑफिशियल स्वेरिंग होती है. जो भी कहूंगा वो गीता पे हाथ रख के, ऑलराइट, जो भी कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा. ठीक है. अब यही चीज को अगर आप रिटर्न में लेते हो उसको हम एफिडेविट या डेक्लेरेशन बोलते हैं. समझ में आ रहा है? ध्यान से, मीनिंग सेम है. ये स्वेरिंग इज नॉट गॉड्स प्रॉमिस, पक्का पक्का नहीं करूंगा, ऐसा नहीं. ये जो लीगल स्वेरिंग होती है ना, जो आप कोर्ट में जाके आप कोई फैक्ट प्रेजेंट करते हो उसके लिए, अब उसके बदले, स्वेरिंग के बदले आप एफिडेविट या अंडरटेकिंग अंडर ओथ. समझ में आ रहा है? तो आप कोर्ट, नाउ व्हाट इज एन एफिडेविट? एफिडेविट इज अ लीगल डिक्लेरेशन. अभी जैसे फॉर एग्जांपल कोई केस चल रहा है, ऑलराइट, कोई केस चल रहा है, जैसे कोई मर्डर केस चल रहा है किसी के ऊपर, अब वो फंस चुका है. नाउ इफ आई हैव टू गिव विटनेस, गवाही देनी होती है ना, तो अगर मैं रिटर्न में दूंगा ना, उसको हम क्या बोलेंगे? एफिडेविट. आर यू अंडरस्टैंडिंग? उसको हम बोलेंगे एफिडेविट विच इज एन अफर्मेशन. अब क्या बोल रहा है? अलाउड टू अफर्म. अलाउड टू अफर्म मतलब क्या है? अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड को यह एफिडेविट दे सकता है क्या? नहीं.
आर यू अंडरस्टैंडिंग? अ पर्सन हु इज इंसॉल्वेंट, एलियन एनिमी, ये लोग क्या एफिडेविट दे सकते हैं? नहीं. एन एफिडेविट विल बी यूज्ड एज अ प्रूफ और अ लीगल बैकिंग बाय द कोर्ट, क्योंकि तुमने एक सच बोला, बाद में पता चला झूठ बोला है, तो तुम्हारी बैंड बचेगी, कोर्ट तुम्हारे को पनिश कर सकता है. एग्जैक्ट समझा? इसको पढ़ने का जरूरत नहीं है, पढ़ने का जरूरत नहीं है. ये देखो, ये मैंने ऑलरेडी पढ़ा लिया, पढ़ा लिया, डॉक्यूमेंट हो गया ना. इनैक्टमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय इनैक्टमेंट? ये देखो, इसको पढ़ो. देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्लूड्स ऑल. हाँ बेटा, ध्यान से सुनो. सेंट्रल गवर्नमेंट मैंने तुमको बोला ना टुडे, ये प्रेसिडेंट होता है. कॉन्स्टिट्यूशन, सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब क्या हो जाता है? ये गवर्नर जनरल था ना, गवर्नर जनरल एंड काउंसिल, याद आ रहा है? जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल ये हो गया, और प्रेसिडेंट हो गया पोस्ट अपना इंडिपेंडेंस. ठीक है, सिंपल है ये. नाउ कमेंसमेंट एंड इनैक्टमेंट साथ में पढ़ेंगे. कमेंसमेंट एंड इनैक्टमेंट साथ में पढ़ेंगे. तुम ही बोलो मुझे, व्हाट इज कमेंसमेंट? हमारे लिए कमेंसमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है या इनैक्टमेंट? commencement. All right, the date when the act comes into force. साइन करने से क्या कमेंस हो गया? नहीं, ये याद रखना. कैन आई से साइन इनैक्ट हो गया होगा बट कमेंस नहीं हुआ. समझ में आ रहा है? यू रिमेंबर ना, इनैक्टमेंट डेट एंड कमेंसमेंट डेट्स आर टू डिफरेंट थिंग. जस्ट बिकॉज अ प्रेसिडेंट साइंस इट डजंट मीन दैट द एक्ट हैज कमेंस. क्योंकि कंपनीज एक्ट में ही हमने देखा था अलग अलग सेक्शंस अलग अलग डेट्स पे कमेंस या फोर्स में आ रहे थे. याद आया? तो जस्ट बिकॉज अ प्रेसिडेंट हैज साइन डजंट मीन इट इज इन फोर्स. उसमें लॉ जब तक ऑफिशियली, मतलब जब तक डेट नहीं मेंशन होती, वहां तक वो कमेंस नहीं होगा. डॉक्यूमेंट ऑलरेडी हो गया. फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? एवरीबॉडी बोलो ना यार. 1 अप्रैल से 31 मार्च, बस. बकवास का. कंपनीज एक्ट का पूछा अपने लिए, इसके लिए बोलो. नॉर्मल मीनिंग ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर क्या है? कैलेंडर ईयर या फाइनेंशियल ईयर? फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च. कंपनीज एक्ट में बिकॉज मीनिंग अलग दिया हुआ है स्पेसिफिक, तो हम कंपनीज एक्ट का फॉलो करते हैं. अदरवाइज अ फाइनेंशियल ईयर विल बी 1 अप्रैल टू 31 मार्च. गुड फेथ, केस लॉ इंपॉर्टेंट ना. गुड फेथ इज इंपॉर्टेंट. केस लॉ पढ़ के बताओ मेरे को. मोंग आंग पू वर्सेस मोंग सी मोंग. ठीक है, लैटिन अच्छा था. ठीक है. एक बार रीड करो गुड फेथ. थोड़ा क्रिटिकल है, पढ़ के देखो और मेरे को बोलो क्या समझ में आ रहा है.
अब ध्यान से यहां पे क्या लिखा हुआ है? अ थिंग शैल बी डीम टू बी डन इन गुड फेथ। ये हम डेफिनेशन हर जगह देखते हैं ना, गुड फेथ गुड फेथ गुड फेथ लिखा आता है। तो जनरल क्लॉजेज एक्ट गुड फेथ का डेफिनेशन दे रहा है। अ थिंग शैल बी डीम टू बी डन इन गुड फेथ वेयर इट इज इन फैक्ट डन ऑनेस्टली। ठीक है, वेदर इट इज डन नेग्लिजेंटली और नॉट। मतलब ये हजम होती है क्या डेफिनेशन? नहीं होती क्या? हाँ, मतलब गलती से भी, लापरवाही में भी अगर आपने किया तो भी हम क्या मानेंगे? गुड फेथ, अगर इट इज डन ऑनेस्टली। बट अगर आप देखोगे, अगर आप देखोगे कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट था जहां पे हमने बोला था ड्यू डिलिजेंस इज रिक्वायर्ड। ड्यू डिलिजेंस मतलब इंसान को चेक करने का, इंस्पेक्ट करने का, या डिफेक्ट्स विच कुड हैव बीन फाउंड बाय ऑर्डिनरी प्रूडेंस। याद आ रहा है? कॉन्ट्रैक्ट सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर में हमने ये सब चीजें देखी थी। तो तब क्या है, देखो गलती है, तब हमने गलती बोला था कि उसको बोला था कि भाई तेरे को एक्सरसाइज करना है, तेरे को एक्सरसाइज करना है। याद आया? बायर बीवेयर, याद आ रहा है? यस, कैविएट एम्प्टर, याद आया? तो ऐसे सब केसेस में बेटा तो हमको ऑनेस्टी के साथ क्या चाहिए? डिलीजेंस। लॉ बोल रहा है गलती से भी हो गया तेरे से काम, बट ऑनेस्टली हुआ, ठीक है, तो हम क्या मानेंगे? गुड फेथ। ठीक है, तो यहां पे याद रखना है द टर्म, ध्यान से। गुड फेथ का मतलब अलग अलग एक्ट्स में अलग अलग हो सकता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? गुड फेथ का एक्ट गलत अलग अलग जगह पे अलग अलग हो सकता है। अब तुमने गाड़ी खरीद ली, तुमको याद है मैंने माइलेज वाला एग्जांपल दिया था? मैंने गाड़ी खरीदी, तुमको गाड़ी, तुमने पूछा माइलेज कितना देती है, मैंने बोला 50 का, और तुमने खरीद लिया ऑनेस्टली मान के। तो मेरी गलती है तुम्हारी गलती है? तुम्हारी गलती ना। यू हैड द मीन्स टू फाइंड आउट द ट्रूथ। कैसे? स्पीडोमीटर में देख सकते थे ना। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अभी तुम पागल है कि कोई गाड़ी का माइलेज 50 हो सकता है, वो भी एक सेकेंड पॉइंट है। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? एवरीबडी, इफ आई सेल यू अ कार एंड आई टेल यू कि आई सेल यू अ कार एंड आई टेल यू उसका एवरेज कितना है? 50। तुम बायर है, तुम टेस्ट ड्राइव लिया, तुम क्या चेक कर सकते हो उसका 50 का एवरेज होगा या नहीं? हाँ, आज के जमाने में तुमने वो स्पीडोमीटर पे बटन दबाया, एवरेज आ जाता है। वो कंसोल में बटन दबाया, एवरेज आ जाता है कि 50 का है, 25 का है, जो भी है। एंड अगर नहीं भी आता हो तो तुम गाड़ी चलाते चलाते समझ में आता है ना बेटा, 1 लीटर मतलब 50 किलोमीटर। मैं तो 100 भी गाड़ी में जाऊं, समझ में आ रहा है? सस्ता पड़ेगा मेरे को। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये क्या बोल रहा है? गुड फेथ इज डिफरेंट इन डिफरेंट इनएक्टमेंट। भले जनरल क्लॉजेज एक्ट बोलता है गुड फेथ ऑनेस्टली हो जाए, और तुमने ऑनेस्टली गाड़ी खरीद ली, तो तुम क्या, मैं ये मानू तुमने गुड फेथ में गाड़ी खरीदी? नहीं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सेल बाय नॉन ओनर, याद आया? बायर हैड नो नोटिस एंड ही परचेज्ड इन गुड फेथ। उसको नहीं मालूम था, प्लस ऑनेस्टली राइट इंटेंशन के साथ खरीदा है। याद आ रहा है कि नहीं, कि भूल गया तुम लोग, डिलीट मार दिया? सेल बाय नॉन, हाँ, नो वन कैन ट्रांसफर नेमो डैट क्वाड नॉन हैबिट, याद आया? नो वन कैन ट्रांसफर अ बेटर टाइटल देन दे ऑलरेडी हैव। आधे लोग तो ब्लैंक ही है, सर क्या बोल रहे हो? ठीक है, ओके। नाउ डिफाइन डिफरेंटली, ये वाला डेफिनेशन ऑफ गुड फेथ विल नॉट अप्लाई वेयर देर इज अ स्पेसिफिक डेफिनेशन दैट इज सेल ऑफ गुड्स। ठीक है, आर यू अंडरस्टैंडिंग? ठीक है, अब ये केस लॉ में क्या हुआ था, यही केस लॉ में डिसाइड हुआ था। देखो कोर्ट ने है ना इसका डेफिनेशन नहीं एक्सेप्ट किया, एंड उन लोग ने क्या डिसाइड किया? इन इन ऑर्डर लिखो इधर, यहां पे लिखो, ऐसा डैश करके, यहां पे, यहां पे, यहां पे।
An act is not said to be in good faith. An act is not said to be in good faith An act is not said to be in good faith unless it is done with due care and attention. Unless it is done with due care and attention. मतलब गुड फेथ होने के लिए, हाँ, गुड अटेंशन expected from a man of ordinary prudence. Care and attention expected from a man of ordinary prudence. Expected from a man of ordinary prudence. ठीक है, अब यहां पे मैन विल इंक्लूड वुमन. यस, कि तुम बोलेगा वुमन से ऑर्डिनरी प्रूडेंस नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, ऐसा कुछ बोलेगा क्या? नहीं. कौन बोला यस? बेटा शादी करनी है ना आगे जाके. ऑल राइट, ठीक है. गवर्नमेंट शैल इंक्लूड सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट. गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मतलब securities that are issued by the central government. Immovable property, land, benefits arising to land, things attached to or permanently. कुछ याद आ रहा है ये? Goods. Goods include every. अब वो goods का definition था बेटा, ये immovable property का definition. ठीक है, तो land, benefits arising from land, things attached to the earth or permanently fastened to something attached to the अर्थ. क्या मतलब हुआ इसका? लैंड तो इमूवेबल प्रॉपर्टी है ही, ठीक है. बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम लैंड मतलब बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम लैंड. आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये भी इमूवेबल प्रॉपर्टी. लैंड के अंदर का जो माइनिंग है वो तो ऑफ कोर्स लैंड का ही हिस्सा है. इसके साथ बेनिफिट कुछ जो हो रहा है आपको फ्रॉम लैंड is immovable property. yes. things attached to earth मतलब अरे ग्रास इज बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम लैंड ना बेटा, ठीक है, वो लैंड की वजह से उगता है. ठीक है, थिंग्स अटैच टू अर्थ मतलब क्या हो गया? बिल्डिंग. बिल्डिंग, ठीक है, बिल्डिंग हो गई. अगर मैंने तुमको झाड़ से बांध दिया, तो तुम मूवेबल रहेगा, इमूवेबल रहेगा? अरे बोलो. परमानेंटली फास्टन टू और समथिंग अटैच टू द अर्थ. भले तुम यू मूवेबल है, तुमको मैंने झाड़ से बांध दिया तो तुम क्या बन जाएगा? इमूवेबल. समझ में आ रहा है? देखो नीचे ही एक बड़ा झाड़ है, ठीक है, हाँ, थोड़ा थोड़ा तो मूवेबल है ना बेटा. ऐसे तो डंडिया भी मूव करती है, पत्ते भी मूव करते हैं बेटा, तो क्या मूवेबल हो जाएगा? क्या बकवास कर रहे हो यार. कुछ भी पकते हो. ठीक है, अब जैसे ये मैंने तुमको तभी भी बोला था, ये जो मेट्रो के ब्रिजेस हैं ये ट्रांसपोर्ट होते हैं, पता है ना? मेट्रो के ब्रिजेस जो होते हैं सेक्शंस, ये ऐसे बड़े बड़े ट्रक्स में आते हैं, फिर रात को ऊपर चढ़ाए जाके फिक्स किए जाते हैं. तो दे आर थिंग्स अटैच और परमानेंटली फास्टेंड टू समथिंग अटैच टू द अर्थ. समझ में आ रहा है? ठीक है, क्लियर हो गया? तो इसका यही एग्जाम्पल है, परमानेंटली फास्टेंड. तुमको बांधा किस पे? झाड़ पे, तो तुम भी क्या बन जाएगा? इमूवेबल प्रॉपर्टी. इज दैट क्लियर? ऑल राइट, अब यहां पे क्लियर आया शांताबाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे. ट्रीज आर immovable property as they are attached to earth, but timber is not. timber समझते हो? लकड़ी, पेड़ काट के लकड़ी, बस, ठीक है. जब तक झाड़ अटैच्ड है तब तक ट्री इज इमूवेबल प्रॉपर्टी. उसको कट कर दिया, सेवर कर दिया, तो वो क्या बन जाएगा? मूवेबल प्रॉपर्टी. इज दैट क्लियर? अब ये ध्यान रहे,
ये ऑब्जर्वेशंस है। राइट ऑफ वे। अब राइट ऑफ वे क्या होता है पता है? अब यहां पे समझो, देखो, समझो ये पैसेज है। अभी तुम आते हो ना, बिल्डिंग में एंटर करते हो, दो बिल्डिंग्स है। एक क्या है, केशव जय कमर्शियल प्लाजा, और एक केशव भवन, बराबर है। अब दोनों के लिए कॉमन एंट्री है, यस। फिर हम एक एंट्री यहां से शेयर करते हैं, पीछे वाला है ना ये जो यहां से जाता है। हाँ, ये जो ये जो राइट ऑफ वे होता है ना बेटा, वो एक इमूवेबल प्रॉपर्टी मानी जाती है। ये लॉ कोर्ट ने बोला है, बिकॉज दिस राइट इज रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर लैंड। तो ये राइट को भी हम क्या मानेंगे, इमूवेबल। अब जैसे फॉर एग्जांपल, आपको एक और एग्जांपल देता हूं। कितनी बार तुमने ऐसा देखा होगा, एक सोसाइटी है, उसमें से एक हिस्सा ये बंगलो है, एंट्री कॉमन है। आपने देखा, मतलब सोसाइटी वाले, बिल्डिंग वाले भी यहां से ही आते हैं, और ये वाला भी, ये बंदा भी यहां से आता है। अब देखा जाए टेक्निकली, अगर मैं बात करूं, ये तो इतना ही ओन करता है ना, क्या ये जमीन भी ओन करता है? नहीं। तो इसका हमको क्या चाहिए रहता है, राइट ऑफ वे लेना पड़ता है बेटा। नहीं तो बोलेगा तुम ट्रेस पास कर रहा है, ये प्रॉपर्टी हमारी है ही नहीं। समझ में आ रहा है बेटा, आपको क्लियर हो रहा है? आप जैसे एक गली में घुसो, दो अलग अलग जगह जा सकते हो, कॉमन एंट्री होती है, तो यू हैव टू टेक अ राइट ऑफ वे, जाने का रास्ता। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये राइट ऑफ वे इज अ इमूवेबल प्रॉपर्टी। हालांकि राइट है, राइट्स ट्रांसफरेबल रहते हैं, बट बोला कि राइट ऑफ वे विल बी, बट राइट ऑफ ड्रेनेज, नाले में जो पानी जाता है, दैट इज मूवेबल प्रॉपर्टी। वाटर इज मूवेबल? अरे वाटर इज मूवेबल, वाटर इज मूवेबल ना भाई। तो जो ड्रेनेज के राइट्स होते हैं, दे आर मूवेबल प्रॉपर्टी। ये केस लॉ से ऑब्जर्वेशन आए तो तुमको ध्यान रखना है बस। लैंड का आप राइट ऑफ वे, रास्ता लेते हो, दैट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी। इज दैट क्लियर? ठीक है, ऑल राइट। एन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अ इमूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल या इमूवेबल? इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट विल बी, सॉरी, मूवेबल। लिख लो ये, इंश्योरेंस इटसेल्फ इज मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट, इम्प्रिजनमेंट मतलब जेल। जेल एज पर द सीपीसी, ऑल राइट, या आईपीसी, इंडियन पिनल कोड। ठीक है। अब दो टाइप की जेल होती है बेटा, रिगरस एंड सिंपल। क्या है डिफरेंस, तुमको क्या लगता है? बड़े वाले कैदी और छोटे वाले कैदी, गधा मजदूरी। हाँ सही बोली बेटा, सब आइडिया पता है उसको, सब नशेड़ी, गधा मजदूरी, अपडेटेड है एकदम। कुछ भी मैटर हुआ तो उसको लेके जाने का, ठीक है, सॉल्व करके देगी मांडवली। कॉन्टैक्ट्स, वास्तव। वास्तव देखा है तुम लोग ने? क्या वास्तव, कौन बोला ये क्या वास्तव? ऋषि, एक बार में हो जाएगा ना, फिर संजय दत्त का मूवी है वास्तव, वो देखना, गैंगस्टर मूवी। आज नहीं देखना बेटा, मम्मी मारेगी, ठीक है। ऐसा मम्मी डैडी के सामने देखने वाला मूवी नहीं है वो। हाँ, मतलब उसमें फाउल लैंग्वेज बहुत है, गाली वाली बहुत है। इफ यू आर ओके विद योर पेरेंट्स तो ठीक है, मुझे क्या है, घर से निकाल दो। मैं तो अभी देखता है सब कुछ, फर्क नहीं, बड़ा हो गया ना अभी, क्या बोलेगा, तुम निकाल देंगे तो चला भी जाएगा मैं। ठीक है,
But as you grow old now, your equation with parents changes like completely. अब मैं तुम if you hear the बकवास I do with my dad ना, तो तुम लोग बोलेंगे क्या चल रहा है कैसा. Yeah. पहले कुछ नहीं बोलता था बेटा, बात नहीं करता था मेरे डैड के सामने. अभी ऐसा लगता है जितनी कसर थी ना वो सब निकाल दी. She said is right. Rigorous मतलब नहीं यार, तिहाड़ जेल ऐसा नहीं है. सिंपल रिगरस में मार पीटेंगे, टॉर्चर करेंगे, नहीं बेटा. आपका जो वर्कलोड लेबर रहेगा वो ज्यादा रहेगा. सिंपल में यू जस्ट हैव टू स्पेंड टाइम इन द जेल. ठीक है, दो टाइप की रहेगी, सिंपल इम्प्रिजनमेंट एंड रिगरस इम्प्रिजनमेंट. अब इंडियन लॉ देखो बेटा, बहुत सिंपल है, फटाफट अपने को खत्म करना है ये. लॉ मीन्स व्हाट? ऑल एक्ट्स, ऑर्डिनेंसेस, रेगुलेशन, रूल्स, एवरीथिंग. ऑर्डिनेंस तुमको मालूम है ना, एक्ट्स ऑफ इमरजेंसी. जैसे कोविड के टाइम पे ऑर्डिनेंस पास हुआ था मास्क पहनने का, क्योंकि पार्लियामेंट का सेशन नहीं रहता तब. ठीक है, बट यूके एक्ट नहीं रहेंगे. जो जो यूके एक्ट हमने अडॉप्ट किए हैं वो वैलिड है. तुमको बोला ना, कॉन्ट्रैक्ट, सेल ऑफ गुड्स, नेगोशिएबल, जो हमारे काम के एक्ट्स थे हमने उसको फिर पार्लियामेंट से अडॉप्ट कर लिए. समझ में आ रहा है? ठीक है, ऑल राइट. अब मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब क्या है? एवरीथिंग अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी. ऑल राइट, बट ये याद रखना, डेट, शेयर्स एंड इलेक्ट्रिसिटी आर क्या? मूवेबल प्रॉपर्टी. ये याद रखना, डेट, शेयर्स एंड इलेक्ट्रिसिटी आर मूवेबल प्रॉपर्टी. ठीक है, ऑल राइट. ऑफिशियल गैजेट तुमको पता है, पर्सन का मीनिंग पता है. ईयर इज योर कैलेंडर ईयर. ये नहीं बोलना कि आई फॉलो द हिंदू कैलेंडर, आई फॉलो द सोलर कैलेंडर, आई फॉलो द लूनार. नहीं, ईयर मतलब कैलेंडर ईयर. नहीं नहीं, हम ऐसा कैलेंडर ईयर क्यों नहीं. नहीं, तुमको क्या फॉलो करना है? द ब्रिटिश कैलेंडर, जैन टू दिसंबर. फाइनेंशियल ईयर इज व्हाट? अप्रैल टू मार्च. एंड योर ईयर इज जैन टू दिसंबर. ठीक है, ऑल राइट. ऑफेंस मतलब एनी एक्ट या ओमिशन पनिशेबल अंडर लॉ. चोरी करना. ऑलराइट, एक्ट एंड ओमिशन मालूम है ना? एक्ट मतलब एक्शन, ओमिशन मतलब फेलियर टू एक्ट, करना था नहीं किया. टैक्स भरना था नहीं भरा, तो यू ओमिटेड और देयर वाज एन ओमिशन ऑन योर पार्ट. जो चीज करनी थी और नहीं की तो तुमको उसके ऊपर क्या लगेगा? ऑफेंस. मतलब वो ऑफेंस माना जाएगा. इज दैट क्लियर? अब आ जाओ एप्लीकेशन टू फोरगोइंग डेफिनेशंस टू प्रीवियस इनैक्टमेंट. ठीक है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया बेटा, ध्यान से सुनो, ये करने का जरूरत नहीं है. ठीक है, मतलब क्या है? प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड डोमिनियन लेजिस्लेचर. जो बोला ना एप्लीकेबिलिटी, ये उसकी बात कर रहा है. ठीक है, इसको मत पढ़ो, नो पॉइंट, एग्जाम में नहीं आने वाला ऐसा. ठीक है, अब यहां आ जाओ, एग्जाम में आने वाली चीजें. जनरल रूल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, इनैक्टमेंट. मैंने क्या बोला था? इनैक्टमेंट और कमेंसमेंट में क्या जरूरी है? एवरीबडी, क्या जरूरी है? कमेंसमेंट. अब क्या बोल रहा है कि अगर कोई डेट दी हुई है तो वो डेट से हम क्या मानेंगे कि द एक्ट हैज स्टार्टेड इनटू ऑपरेशन, मतलब द एक्ट हैज कमेंस्ड. समझ में आ रहा है? इफ इट specifies a date we will follow the date. If it does not specify the date then only we will take date of president's assent. मतलब क्या हो जाएगा? enactment. अगर commencement date दी है तो commencement date, अगर commencement date नहीं है तो date of enactment shall be considered as a commencement date. ठीक है, अब दूसरा सिचुएशन ध्यान से सुनो बेटा, दो यहां पे ना तीन पॉइंट्स तुमको ध्यान रखना. इफ अ डेट ऑफ कमेंसमेंट इज गिवन तो डेट ऑफ कमेंसमेंट. इफ अ डेट ऑफ कमेंसमेंट इज नॉट गिवन देन द प्रेसिडेंट्स एसेंट. अगर प्रेसिडेंट से पहले था तो कौन होगा? गवर्नर जनरल. प्रेसिडेंट से पहले मतलब बिफोर इंडिपेंडेंस. प्री इंडिपेंडेंस वाला तो गवर्नर जनरल की सिग्नेचर होगी, तो दैट विल बी द डेट ऑफ कमेंसमेंट. बट यहां पे दूसरा क्वेश्चन आता है, कैन द कोर्ट फोर्स अ गवर्नमेंट? अब ये देखो, ऐसा हो सकता है प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया एंड कमेंसमेंट डेट फ्यूचर की है, तो लॉ कब से लगेगा?
Can the court force the government to bring an act into force? Can the government order, sorry, can the court order the government to bring an act into force? नहीं. एक्ट पास हो गया, कमेंस हो रहा है 1 साल बाद या 3 महीने बाद या 4 महीने बाद, कैन द गवर्नमेंट, कैन द कोर्ट फोर्स? नहीं. अब वो 115 बीबीडी था ना, उसमें देखा ना 1 अप्रैल 2026 44 बराबर है, उसके अंदर तो वो डेट दी हुई है, तो वो डेट से वो इनफोर्स आ जाएगा. क्या प्रेसिडेंट्स एसेंट मिल चुका है? हाँ, मिल गया ना. फाइनेंस एक्ट 2025 प्रेसिडेंट्स एसेंट मिल चुका है, बराबर है. बट वो सेक्शन, वो एक्ट कब आएगा, वो पार्ट वो पर्टिकुलर दिन के ऊपर आएगा. ठीक है. अब प्रिजम्पशन अगेंस्ट रेट्रोस्पेक्टिविटी मतलब क्या? रेट्रोस्पेक्टिव समझते हो एवरीबडी? अनलेस अदरवाइज मेंशन्ड, all acts are prospective in nature. Unless otherwise mentioned, all acts are prospective in nature. ठीक है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? आप ध्यान से सुनो. यहां साइड में कहीं लिखो, लॉ टेक्स नो प्रिजम्पशन. आजू बाजू प्रिजम्पशन के वहां पे आजू बाजू लिखो, लॉ टेक्स नो प्रिजम्पशन. Law takes no presumption of a fractional day. The law takes no presumption of a fractional day. क्या मतलब हुआ इसका? मैंने आज लॉ अपलोड ऑफिशियल गैजेट पे गया 11 बजे सुबह में, तो लॉ कब से लगेगा? आज क्या तारीख है? 31 अक्टूबर 11 बजे. सो कैन आई से द लॉ इज एप्लीकेबल फ्रॉम 31 अक्टूबर 11 बजे? नो. तो द लॉ इज एप्लीकेबल फ्रॉम मिडनाइट. मिडनाइट. बर्थडे कैसा विश करते हैं? तुम पूछते हैं कितने बजे पैदा हुआ था? हाँ, समझो मेरा बर्थडे, आई वॉज बॉर्न अराउंड 5 PM. तो क्या 5 बजे विश करोगे? नहीं. 22 की रात को 12 बजे विश कर दोगे? जैसे बर्थडे चालू हो जाता है, तो लॉ टेक्स नो कॉग्निजेंस द नो प्रिजम्पशन ऑफ अ फ्रैक्शनल डे. तुमने आज 11 बजे किया, बट वो एप्लीकेबल कब से हो गया? रात की 12 बजे से. मतलब 30 अक्टूबर 12 बजे, दैट इज 31 अक्टूबर जैसे चालू हुआ, बस जैसे डेट चेंज हुई वैसा एप्लीकेबल हो गया, भले वो साइन होके सुबह में अपलोड हुआ. इज दैट क्लियर? तो द लॉ टेक्स नो प्रिजम्पशन या कॉग्निजेंस ऑफ अ फ्रैक्शनल डे. ये नहीं कि 11 बजे है तो 11 बजे. अभी तक जो पढ़ा उसमें एग्जाम में आने के चांसेस बहुत कम है. 6 को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मांग करो. मल्टीपल बार एक ही क्वेश्चन, सेम ही क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रिपील? ऑल राइट, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रिपील? ये सितंबर अटेम्प्ट में भी एक मोटर व्हीकल्स वाला एक्ट था, वो इफेक्ट ऑफ रिपील के ऊपर ही था. ऑल राइट, 5 स्टार बना दो उसको एकदम चॉकलेट. व्हाट डू यू मीन बाय रिपील? ये 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं. ठीक है. रिपील में क्या देखो, रिपील ऐसी चीज है जिससे 4 चीज नहीं होगी. रिपील मतलब क्या हो जाना बेटा? वापस लेना. कॉमन पार्लेंस में लॉ ने रिपील का मीनिंग डिफाइन किया हुआ है. एवरीबडी ध्यान से सुनो, रिपील का मीनिंग डिफाइन किया हुआ है. रिपील मतलब कोई चीज वापस लेना, कैंसिल कर देना. ठीक है. अब बोलता है लॉ, क्या बोलता है? अगर रिपील हुआ है तो ये 4 चीजें नहीं होनी चाहिए. रिपील विल नॉट कॉज दीज 4 थिंग्स. पहला वाला ध्यान से सुनो, रिवाइव एनीथिंग नॉट इन्फोर्स्ड और प्रिवेल ड्यूरिंग द पीरियड एट विच रिपील इज अफेक्टेड. ध्यान से सुनो, वापस एक बार ये लाइन ध्यान से पढ़ो. इट शैल नॉट रिवाइव एनीथिंग, it shall not revive anything repealed before. It shall not revive
anything that prevailed before. ऑल राइट, सेकेंड पॉइंट लिखो। यहाँ जगह है ना, एक काम करो, यहाँ पे लिखो, ये लैंग्वेज को सिंप्लीफाई करता हूँ। सेकेंड वाला लिखो, इट शैल नॉट अफेक्ट एनी राइट्स, इट शैल नॉट अफेक्ट एनी राइट्स, privileges or obligations it shall not है ना, ये shall not है, it shall not, ठीक है। क्या बोला? it shall not affect any right, privilege, obligation obtained, obtained, obligations obtained under, under the repealed act। देखो पॉइंट नंबर 2 का ये मतलब है, अभी मोटर व्हीक कंपनीज एक्ट 1956 में थी, वो रिपील हो गया और अभी क्या आ गया 2013। ओके, तो क्या 1956 वाली कंपनीज बंद हो गई? इट विल नॉट अफेक्ट एनी ऑब्लिगेशन, एनी राइट, एनी प्रिविलेज दैट इज ऑब्टेन्ड अंडर द रिपील लॉस। यहाँ किसी के पास लाइसेंस है, ये पास लाइसेंस है, आपको लाइसेंस मिलता है मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर। अब मान लो गवर्नमेंट ने नया लॉ लेके आया, तो क्या हमारे लाइसेंस कैंसिल हो जाएंगे? क्या हमारे लाइसेंस कैंसिल हो जाएंगे? नहीं। क्या हमारी राइट्स कैंसिल, गाड़ी के रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएंगे? नहीं। वो जो प्रीवियस लॉ में आपको जो भी बेनिफिट, जो भी चीजें मिली थी, वो वैसी रहेगी, इवन इफ द लॉ इज कैंसल्ड और रिपील्ड। समझ में आ रहा है? ऑलराइट, लाइसेंस अभी भी वैलिड रहेंगे। हाँ, नया लाइसेंस लेंगे तो हम नए एक्ट के अंदर ले लेंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब इट शैल नॉट रिवाइव एनीथिंग दैट प्रिवेल्ड बिफोर, इट शैल नॉट रिवाइव एनीथिंग दैट प्रिवेल्ड बिफोर, ठीक है। अब थर्ड वाला लिखो, इट शैल नॉट अफेक्ट एनी पेनल्टी और पनिशमेंट, इट शैल नॉट अफेक्ट एनी पेनल्टी और पनिशमेंट क्या बोला मैंने? इट शैल नॉट अफेक्ट एनी पेनल्टी और पनिशमेंट फॉर ऑफेंसेस committed under the repealed act, for offenses committed under the repealed act। अभी बीएनएसएस आ गया है, सुना है तुमने बीएनएसएस? बीएनएसएस भारतीय न्याय संगठन कुछ ऐसा है, ऐसा कुछ है, मैं बहुत टफ नाम है, मुझे भी याद नहीं रहता, ठीक है। बीएनएसएस आ गया बेटा, जो अपना जो सीपीसी था, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, उसके जगह पे बीएनएसएस आ गया है, बराबर है। बट काफी लोगों को आईपीसी या सीपीसी के अंदर सजा हुई, लोग जेल में सजा काट रहे। अब लॉ हट गया तो क्या सजा हट गई? नहीं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो रिपील होने से आपकी कोई लायबिलिटी, आपकी पेनल्टी, ये सब कुछ भी चीज को कुछ नहीं होगा, ठीक है। एंड ये क्या है? ऑन गोइंग, इट शैल नॉट अफेक्ट एनी इंक्वायरी, ध्यान से, इट शैल नॉट अफेक्ट एनी इंक्वायरी और लिटिगेशन, और
it shall not affect any inquiry or litigation started under the repealed act. अभी एक्साइज ड्यूटी नहीं लगती, एवरीवन नोस, बट एक्साइज ड्यूटी के केसेस अभी भी चल रहे होंगे, तो क्या वो केसेस भी बंद हो जाएंगे कि एक्ट खत्म हो गया तो केस भी बंद? नहीं, रिपील हो गया है तो वो केसेस तो कंटिन्यू एंड कंक्लूड होंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब पॉइंट नंबर 2 का मतलब क्या है? Repeal of act making textual amendment. If any central act or regulation repeals any enactment that made amendments to another law, the amendments still remain valid. ठीक है, इसका क्या मतलब है? ध्यान से सुनो बेटा। कंपनीज एक्ट 1956 में पहले बोलता था मिनिमम 2 डायरेक्टर चाहिए, फिर बोलता था 3 डायरेक्टर चाहिए, अब बोलता है कंपनीज एक्ट 2013 आ गया। अब मान लो फॉर सम रीजन हम 1956 को वापस लेके आते हैं, तो मुझे बताओ 2 डायरेक्टर रहेंगे या 3 डायरेक्टर रहेंगे? लॉजिक 2 या 3? 3। जो अमेंडेड होगा वो भी वैलिड रहेगा। समझ में आ रहा है? इज दैट क्लियर? रिवाइवल ऑफ रिवील्ड enactments. अब ये क्या बोल रहा है? रिवाइवल ऑफ अ रिपील्ड एक्ट इज पॉसिबल। लिखो, रिवाइवल ऑफ अ रिपील्ड एक्ट इज पॉसिबल revival of a repealed act is possible only when the purpose is mentioned. मतलब अगर आप कोई पुराना एक्ट वापस लेके आना चाहते हो, उसका पर्पस स्पेसिफाई करना पड़ेगा। अगर से आते नहीं है, बट ये लोग ने सेफ गार्ड करके रखा। वी नीड द रीजन। वही बोला, क्यों ला रहा है बता, पर्पस। दैट इज द होल लॉजिक। ठीक है। अब बेटा ये सेक्शन 8 और सेक्शन 9 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन 8 एंड सेक्शन 9 वेरी इंपॉर्टेंट। अब ध्यान से एवरीबडी, मेरे को एक बात बताओ, एक एक्ट है, एक्ट ए मान लो, ठीक है, जो रेफरेंस देता है एक्ट बी की, बट अब एक्ट बी नहीं रहा, अब आ जाता है एक्ट सी। अब एक्ट सी आया तो फिर ए का रेफरेंस किसको रहेगा? एवरीबडी, ए का रेफरेंस किसको रहेगा? सी को। ठीक है, मतलब ए विल ऑटोमेटिकली बी कंस्ट्रूड एज रेफरेंस टू द प्रोविजन सो री एनैक्टेड। इसका क्या मतलब हुआ बेटा? आज भी इनकम टैक्स एक्ट में ना कंपनीज एक्ट 1956 लिखा हुआ है। आज भी कंपनीज एक्ट में, इनकम टैक्स एक्ट में कंपनीज एक्ट 1956 लिखा हुआ है। जहां जहां बुक्स शेड्यूल की बात होती है, क्या आज 1956 है?
नहीं, तो हम ऑटोमेटिकली उसको क्या समझेंगे, 2013। इसका यही मतलब हुआ है, ठीक है। अब यहां पे आपको याद क्या करना है मालूम, या लिखो इधर रेफरेंस, नहीं इधर कहां गया, यहां पे साइड में लिखो, उसको सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूं, सेक्शन 8 रेफरेंस reference in an act that is repealed reference in an act that is repealed and replaced by another act, reference in an act that is repealed and replaced by another act, comma, the reference in the original act, the reference in the original act must be construed, must be, reference in the original act must be construed as a reference, as a reference of the reenacted act, reenacted act. अब ये देखो, कॉन्स्ट्रू कमेंसमेंट या कॉन्स्ट्रू कंप्यूटेशन ऑफ टाइम, द वर्ड फ्रॉम का मतलब होता है इट एक्सक्लूड्स द फर्स्ट डे, ध्यान से। वाइल कैलकुलेटिंग टाइम, अगर हमको 5 दिन कैलकुलेट करना है फ्रॉम, बोलते ना फ्रॉम द डेट ऑफ अनाउंसमेंट, फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिस, ऑल राइट। अगर 1 तारीख से 1 सितंबर से मुझे 5 दिन कैलकुलेट करना है, तो कौन सा डेट होगा? एवरीबडी, 1 सितंबर से 5 days इज हाउ मेनी डेज, हाउ व्हाट डेट? एवरीबडी बोलो, 6 सितंबर। ये 6 सितंबर कैसे आया? फर्स्ट इज एक्सक्लूडेड, 6th इज इंक्लूडेड, द लास्ट डे इज इंक्लूडेड, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6th। काउंटिंग ऐसी होती है ना कि फर्स्ट गिनते हो, नहीं। फ्रॉम फर्स्ट में फर्स्ट इज एक्सक्लूडेड, द लास्ट डे इज इंक्लूडेड, तो हम फर्स्ट नहीं काउंट करते, सेकेंड, थर्ड। अब तुम बोलोगे रात के 12 बजे 30 की तो पूरा नहीं, ये सब बकवास नहीं करना है। इसके लिए जनरल क्लॉजेज एक्ट आया है कि तुम्हारे से ये सब बकवास ना हो। फ्रॉम फर्स्ट डेट, फ्रॉम फर्स्ट मतलब होगा फर्स्ट डे को हम इंक्लूड, पहली तारीख को इंक्लूड करेंगे, लास्ट डे को इंक्लूड करेंगे। समझ में आ रहा है? इज दैट क्लियर? एंड 2 इंक्लूड्स द लास्ट डेट, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं 31 दिसंबर, या द ड्यू डेट इज अप टू 31 दिसंबर, तो इंक्लूड क्या होगा? 31 दिसंबर तक, मतलब 31 दिसंबर इज इंक्लूडेड, ऑल राइट। 5 days फ्रॉम, ये हो गया, ठीक है, ऑल राइट। कंप्यूटेशन ऑफ टाइम, ये तो इजी है। ये मतलब क्या बोल रहा है, जो आपकी ड्यू डेट है ना, ड्यू डेट फॉल्स ऑन अ हॉलीडे, ऑन हॉलीडे, ठीक है। मतलब क्या है, ये जो ड्यू डेट ऊपर कैलकुलेट करी वो आया दिवाली के दिन, और दिवाली के दिन छुट्टी, तो
नेक्स्ट डे. इट इज क्लोज्ड ऑन दैट डे. तो मतलब क्या हुआ? एनी हॉलीडे या नेशनल हॉलीडे? एनी हॉलीडे. समझ में आ रहा है? क्योंकि कोई अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें बंद रहेगी. बराबर है? ठीक है. ये देखो, जेंडर एंड नंबर, सिंगुलर विल इंक्लूड प्लूरल, मेल विल इंक्लूड फीमेल अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन अपीयर्स. अब ड्यूटी टू बी टेकन प्रो रेटा एड वलोरम सुना है तुमने? कहा सुना है? इको में सुना है. टैक्स में भी होता है ना. टैक्स इज एन एड वलोरम ड्यूटी. बराबर है? परसेंटेज. ऑल राइट. परसेंटेज, द परसेंटेज ऑन वैल्यू. ठीक है. अभी यहां पे एक एक्सेप्शन लिखो. जेंडर एंड नंबर पे साइड में एक्सेप्शन लिखो. If the law states male descendant, if the law states male descendant, then females shall not be covered. If the law, मतलब मेल डिसेंडेंट बेटा कितनी बार, स्पेशली देखो जैसे जो इनहेरिटेंस लॉज होते हैं, ऑल राइट, जिसमें अगर मेल डिसेंडेंट लिखा हुआ है तो वहां पे हम फीमेल को इंक्लूड नहीं करेंगे. बट इन अ जनरल मीनिंग मेल इंक्लूड फीमेल, मतलब ही विल इंक्लूड शी. बट तुम डिसेंडेंट मतलब जो इनहेरिटेंस लॉ है उसमें थोड़ी ना बोलोगे ही इंक्लूड शी. बेट सन्स इंक्लूड डॉटर्स. समझ में आ रहा है? तब तुम ये नहीं बोल सकते हो कि सन्स इंक्लूड डॉटर्स. ठीक है. जैसे फॉर एग्जाम्पल जो मुस्लिम इनहेरिटेंस लॉ रहता है उसके अंदर द सन गेट्स ट्वाइस ऑफ दैट ऑफ द डॉटर. द सन गेट्स ट्वाइस ऑफ दैट ऑफ द डॉटर. मतलब क्या हुआ कि मुझे मेरे डैड की प्रॉपर्टी whenever it is divided, it will be divided into 4 parts, जिसमें मुझे 2 पार्ट मिलेगा और मेरी बहनों को एक एक पार्ट मिलेगा. समझ में आ रहा है? नाउ दिस डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन. अगर 2 सन्स होते, मेरा एक भाई होता, तो कितने पार्ट हो जाते हैं? टोटल डिवाइड कितना पड़ता? 6 हो जाता ना. उसको मुझे 6 में डिवाइड करना पड़ता. मतलब अगर 100 रुपया आया है तो 100 रुपया डिवाइडेड बाय 6, मुझे मिलता मल्टीप्लाई बाय 2, उनको मिलता मल्टीप्लाई बाय 1, मेरे भाई को भी मिलता मल्टीप्लाई बाय 2. आर यू अंडरस्टैंडिंग? ठीक है. तो यहां पे मेल डिसेंडेंट्स है ना, उसमें डॉटर्स विल नॉट बी इंक्लूडेड. ये हम लोग का ये लॉ होता है, फॉलो होता है. ऑलराइट. देयर वाज अ टाइम जब हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर, नहीं, नॉट बिफोर द हिंदू सक्सेशन एक्ट, फीमेल चाइल्ड को मिलता ही नहीं था कुछ भी. आर यू अंडरस्टैंडिंग? द गर्ल चाइल्ड, फीमेल्स को कुछ नहीं मिलता था.
बोलता था जो भी जाएगा बेटों को जाएगा, बेटी को नहीं जाएगा। फिर हिंदू सक्सेशन एक्ट आया, उन्होंने बोला नहीं भाई इक्वल चाहिए बस सबको, ऐसा कैसा डॉटर को निकाल देगा। तो लॉज चेंज होते हैं, समझ में आ रहा है? तो जहां स्पेसिफिकली मेल है तो वो मेल माना जाएगा, अदरवाइज ही विल इंक्लूड शी। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब इसके आजू बाजू लिखो। इफ, ये देखो, ये वाला समझा रहा हूं, देखो देखो ध्यान से सुनो, ये अभी ना सूंघने वाले चीज है। क्या बोल रहा है फर्स्ट वाला? इफ अ पावर इज गिवन टू सेंट्रल गवर्नमेंट दे कैन एक्सरसाइज इट एज मच एज दे वांट। नोटिफिकेशन बाय नोटिफिकेशन दिया हुआ है, 10 बार नोटिफिकेशन निकाल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, दैट इज फर्स्ट। खाली रीड दिस। पावर टू अपॉइंट इंक्लूड पावर टू अपॉइंट एक्स ऑफिशियो। मतलब क्या हो रहा है बेटा? इफ एनी पर्सन हैज द पावर टू अपॉइंट दे विल ऑल्सो हैव द पावर ऑफ, ये देखो, ये जो अगर पावर टू अपॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट नहीं, मैं ये वाला पॉइंट बोल रहा हूं। अगर पावर टू अपॉइंट है तो ऑटोमेटिकली पावर टू सस्पेंड भी आ जाता है। ठीक है, इफ द गवर्नमेंट हैज द पावर टू अपॉइंट, जैसे आरबीआई का गवर्नर अपॉइंट करते हैं, वैसा आरबीआई का गवर्नर डिसमिस भी किया जा सकता है, वो ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड होता है। ठीक है, नाउ सेक्शन 17 ध्यान से सुनो, इट अप्लाइज टू द चीफ। इफ अ रूल अप्लाइज, ध्यान से सुनना, यहां पे लिखो साइड में, इफ अ रूल अप्लाइज टू द सुपीरियर ऑफ अ डिपार्टमेंट, if a rule applies to a superior of a department, then it shall also apply to the subordinates of that department. समझ में आ रहा है? बॉस पे रूल लग रहा है तो इंप्लॉइज पे भी लगेगा ना। तो अगर सुपीरियर पे लॉ लग रहा है तो उसके डेप्यूटीज या सबऑर्डिनेट्स के ऊपर भी लॉ लगेगा। ठीक है, अब देखो ये क्या बोल रहा है? कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑर्डर्स एक्सेट्रा इशूड अंडर इनैक्टमेंट्स या लॉ एक्ट, समझ में आ रहा है? अभी ये ध्यान से सुनो, अगर यू हैव द पावर टू इशू अ नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन में जो टर्म्स है वो टर्म्स का मीनिंग कहां से आएगा? सेम मीनिंग एज गिवन इन दी एक्ट। मतलब नोटिफिकेशन का मीनिंग एंड एक्ट का मीनिंग कैन नॉट बी डिफरेंट। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है? जैसे एक्ट या पोजीशन था ना, सेम वे ओवर हियर, इफ यू हैव द पावर टू इशू अ नोटिफिकेशन यू हैव द पावर टू अमेंड, मतलब चेंज, वेरी और रिसेंड द नोटिफिकेशन। द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैज द पावर टू इशू द नोटिफिकेशन रिगार्डिंग द ड्यू डेट ऑफ द रिटर्न। याद है? पता है ना, सर ने बोला होगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ड्यू डेट इंडिविजुअल की कब है? 31st, बट ये साल सितंबर तक एक्सटेंड की गई थी, बराबर है। अब 15 सितंबर के बाद क्या और मैं पोस्टपोन कर सकता हूं? हाँ, यस, ये पावर दिया हुआ है। ठीक है, ऑल राइट। अब ये सेक्शन 22 क्या बोलता है कि आपका एक्ट पास हो गया, इट्स गोइंग टू बी इफेक्टिव फ्रॉम समझो 1 नवंबर, तो क्या उसके रूल्स और उसके नोटिफिकेशन मैं आज से कर सकता हूं? नहीं, जब से एक्ट पास होगा तब से ही रूल्स नोटिफिकेशंस
पास होंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है। द रूल्स विल ओनली टेक इफेक्ट व्हेन द एक्ट ऑफिशियली बिगिंस। बना के रख लो, उससे कोई फायदा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एप्लीकेबिलिटी जब एक्ट होगा तभी होगी। ठीक है। अब रूल्स बनाने का, देखो रूल्स बनाने का, रूल्स पता है ना तुमको? रूल्स बनाने का प्रोसीजर क्या है? सबसे पहला फर्स्ट स्टेप इज पब्लिश अ ड्राफ्ट। जैसे कैसा रहता है, एक्ट का रहता है वैसे ही। तो यू विल फर्स्ट पब्लिश अ ड्राफ्ट। ठीक है। एंड ड्राफ्ट क्यों सबमिट करते हैं? फॉर पीपल इनवाइटिंग कमेंट्स, इनवाइटिंग कमेंट्स फ्रॉम द पीपल, कि जो जो पार्टी अफेक्टेड है उससे क्या क्या चीजें, क्या क्या इनपुट हम ले सकते हैं। ठीक है। अब a notice shall be published with the draft stating the date from which it will be considered. ठीक है। The rule making authority along with any required approving authority must review the objections or suggestions received before the specified date. जैसे देखो, when ICI also changed or was changing its syllabus, a draft was issued for inviting public comments, कि लोगों से पूछा गया था, क्योंकि सीए सीए एक्ट के अंदर होता है ना सब चीजें। तो ड्राफ्ट वाज सबमिटेड कि दिस इज प्रपोज्ड, हम ये कोशिश करें कि यहाँ पे 6 करें, यहाँ से इकोनॉमिक्स हटा दे, इंटर को 6 कर दे, यहाँ से कंपनी लॉ हटा दे, कॉस्टिंग हटा दे। अ लॉट ऑफ पीपल, व्हेन आई सॉ इट फर्स्ट, आई थॉट यार ये कितना ड्रास्टिक है कि फाइनल में कॉस्टिंग ही नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? कि फाइनल में लॉ ही नहीं है। इज दैट क्लियर? बट फिर वो लोग ने बोला नहीं, ये सेल्फ लर्निंग पे आया है, ये सब SPOM हुआ है। तो ऐसा काफी डिस्कशन चला, एंड देन फाइनली सबके इनपुट्स लिए। देखो, द रूल मेकिंग अथॉरिटी विल अलोंग मस्ट रिव्यू द सजेशंस बिफोर द डेट, एंड देन फाइनली एक बार सब डिस्कशन हो गया, दे विल पब्लिश इन द ऑफिशियल गैजेट। समझ में आ रहा है? रूल्स वंस पब्लिश्ड इट कैन नॉट बी चैलेंज्ड। क्लियर हो गया? ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है? अगर कोई एक्ट रिपील होके री एनैक्ट हो गया, तुमको बोला ना कैंसल हो गया, रिपील हुआ पर वापस लागू हो गया, तो उसके साथ जितने रूल्स नोटिफिकेशंस थे ना वो भी लागू हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? बट अगर उसने बोला कि भाई हम चेंज कर रहे हैं, तो हम चेंज्ड वाला फॉलो करेंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? कि कोई एक्ट या कोई प्रोविजन चेंज किया तो हम क्या करेंगे? चेंज वाला चीज फॉलो करेंगे। री एनैक्टमेंट इंट्रोड्यूसेस चेंजेस, the modified parts override the old provisions. अब यहां पे क्या लिखा हुआ है? यहां पे ऐसा साथ साइड में लिखो एवरीबॉडी, यहां पे साइड में लिखो acquittal, ध्यान से, acquittal of one charge, acquittal on one charge does not bar conviction, does not bar conviction on an alternative charge, on an alternative charge. Acquittal of one charge cannot bar conviction in an alternative charge. अब ये केस है ना स्टेट ऑफ MP वर्सेस VR अग्निहोत्री। अब ये बंदा था, इसके ऊपर 2 चीजें लगी थी, टेररिज्म प्लस बंदूक रखने का। ही वॉज अरे संजय दत्त टाइप। अब क्या संजय दत्त टेररिस्ट है? तो लॉ कोर्ट ने बोला, अक्विट किया कि भाई तू टेररिस्ट नहीं है। अब टेररिस्ट नहीं है तो मतलब क्या गन रख सकता है? नहीं। अक्विटल ऑफ वन चार्ज डज नॉट मीन अक्विटल ऑफ अनदर। समझ में आ रहा है? बोला हाँ अग्निहोत्री तो टेररिस्ट नहीं है, बट यू स्टिल हैव अ इलीगल पोजेशन। इंडिया में गन्स नहीं रख सकते ना। संजय दत्त के साथ भी वही प्रॉब्लम हुआ था, बोला टेररिज्म ये वो वगैरह वगैरह। बोला नहीं भाई, सेक्शन लगाने को बहुत सारे लगाएंगे, एक हटा इसका मतलब नहीं है सब हट जाएगा। अक्विटल मतलब ये होता है, बोलते ना
बाइज्जत आपको छोड़ दिया, बरी बरी कर दिया, जो भी है, ठीक है। बेल नहीं, बेल इज डिफरेंट, ध्यान से सुनो। बेल इज डिफरेंट। बेल इज कि आपको अरेस्ट का खतरा, दो टाइप के बेल होते हैं बेटा, एक होता है नॉर्मल जो बेल, एक होता है एंटिसिपेटरी बेल। सो व्हेन अ कंप्लेंट इज लॉज्ड अगेंस्ट यू, द पुलिस इज सपोज टू क्लेम, और पुलिस इज सपोज टू lodge an FIR. The moment an FIR is lodged, you are liable for arrest depending upon the offense. इसने मेरे पे को धमकी धमकी दिया, ये तो पुलिस आपको अरेस्ट करेगी। धमकी धमकी कैसे दिया, समझ में आ रहा है? बट अब आपको खतरा है, तो आपने कोर्ट से जाके क्या ले लिया, एंटिसिपेटरी बेल, कि मुझे ऐसा लग रहा है मेरे अगेंस्ट ये होगा, मुझे आप बेल दे दो, मैं कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूं। तब पुलिस आपको अरेस्ट नहीं कर सकती, फिर आपका केस चलता रहेगा, केस में डिसाइड होगा। जस्ट बिकॉज एफआईआर है इसका मतलब ये नहीं कि आप गुनेगार हो। कोर्ट आपको फिर अक्विट कर दी, मतलब ये गुनेगार नहीं है। तो यहां पे क्या बोल रहा है, अक्विटल ऑफ वन चार्ज, कि आप टेररिस्ट तो नहीं हो, बट दैट डजंट मीन आपको दूसरे गन्स रखने की सजा नहीं मिलेगी, वो तो आपको मिलेगा। समझ में आया बेटा, क्लियर है? ओके, अब यहां पे इंपॉर्टेंट ये है 27। अक्विटल बोला ना, बाइज्जत बरी करना। अच्छा, स्पेलिंग ACQUITAL, अक्विटल, डबल टी एल। ये अपन ने कर लिया बेटा, सर्विस बाय पोस्ट किया ना, इट हैज टू बी प्रॉपरली एड्रेस्ड, प्रीपेड मतलब स्टैंप लगा देगा, एंड पोस्टेड बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, ये एक वैलिड सर्विस माना जाएगा, ठीक है। ये ठीक है, रीड ओनली साइटेशन। एक्ट को आप कैसे भी रिफर कर सकते हो, उसके नाम से, उसके शॉर्ट टाइटल से, या उसके नंबर से। ऊपर लिखा था ना एक्ट नंबर 18 ऑफ 2013, ये भी चलेगा, ठीक है। सेंट्रल एक्ट इंक्लूड्स ऑर्डिनेंसेस, क्लियर हो गया, ठीक है। न्यू प्रोविजन डज नॉट अफेक्ट द ओल्ड प्रोविजंस, ये भी अपन ने एक रूल बना दिया इधर, ठीक है। ऑलराइट, विद दिस वी आर डन विद योर जनरल क्लॉजेज एक्ट। जो मैंने इंपॉर्टेंट मार्क किया उस पर ज्यादा ध्यान देना, बाकी इज ऑल राइट, आपसे हो जाएगा, रीड करोगे कंप्लीट, ठीक है। ऑल राइट, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे बेटा।